हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी फर्स्ट में आपका एक पार्ट पूर्ण हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। पहला पार्ट इसका आप शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है इस बार। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। इसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होता है, फिर बोली, लिपि और व्याकरण, सबके बारे में जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझाने का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको एक बात पता चली है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, किस भाषा किससे बना है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। आगे बढ़ते हैं। किंतु इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिनके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसके लिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बंधकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। आगे बढ़ते हैं। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर तथा लिखकर और पढ़कर भावों का आदान प्रदान होता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक यानी कि छात्र उसे पढ़कर, तथा यातायात नियंत्रण में अथवा मूक बधिरों की बातचीत में, मूक बधिर का मतलब जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, के संकेतों में संकेतों के माध्यम से मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अतः कहा जा सकता है, देखिए साधारण शब्दों में एक परिभाषा दी गई है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आपको याद हो गई होगी, इसे बहुत अच्छे से याद करना है आपको। फिर से पढ़ लेते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सभी बच्चे इसी प्रकार से पाठ को पढ़ेंगे कि पाठ में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि। पंजाबी, हरियाणवी, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो भाषा के रूप, हम सामान्यतः अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक रूप और दूसरा रूप होता है लिखित रूप। आइए पहले रूप के बारे में पढ़ते हैं। बोलना और सुनना दो मौखिक भाषा के दो अंग होते हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। देखिए बहुत मेन बात बताई गई इसमें, इसे आपको याद रखना है कि अगर पूछने लगे कि भाषा का मूल रूप क्या होता है तो मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप होता है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का भली भांति प्रयोग करते हैं। साक्षर में जो पढ़ा लिखा है और निरक्षर में जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। आगे बढ़ते हैं। परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि
भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, अब देखिए ये आ गई है भाषा, मौखिक भाषा की परिभाषा। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसका अगला पेज पढ़ेंगे। अगला रूप है लिखित भाषा। पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के दो अंग हैं। अपने विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद विकसित हुआ। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी, पत्र, समाचार पत्र, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, अब देखिए लिखित भाषा की परिभाषा आ गई है, इसे भी याद करेंगे। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद देखिए तो भाषा के दो रूप हो गए, आगे पढ़ते हैं। एक है सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और समझकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, तो देखिए बच्चों को सांकेतिक भाषा समझ में आ गई होगी, जिसमें संकेत करके कोई बात समझाई जाती है, वो सांकेतिक भाषा होती है। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करता है, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब अगला है इसके बाद मातृभाषा। आइए पढ़ते हैं मातृभाषा के बारे में। विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है, वहाँ बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती। ये उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। इस प्रकार घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, आ की मात्रा लगा लें। बच्चों आज हमें यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे का कार्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। धन्यवाद।